चलिए बेटा शुरू किया जाए। कहाँ चर्चा हुई थी लास्ट लेक्चर में, बताएं, वहीं से आगे बढ़ा जाए। अच्छा, सिर्फ हेडिंग बनाया था, कुछ लिखा भी था? चलिए ठीक है। आज हम लोग कौन सा भाग पढ़ रहे हैं बेटा? भाग 5 पढ़ रहे हैं। कुल कितने भाग हैं संविधान में? 22। अभी बढ़ बढ़ के जो हो गए हो होने दीजिए, लेकिन जो मूल संविधान बना था उसमें कुल कितने भाग थे बेटा? 22 भाग थे। मैंने आपसे कहा था कि किसी देश के संविधान में, बोले बेटा, 3 चीजों की चर्चा होती है जरूर। बाकी और चीजों की चर्चा हो ना हो, लेकिन पूरा संविधान 3 ही चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। वो है बेटा आपकी कार्यपालिका, हाँ वेरी गुड, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक क्या है बेटा? विधायिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। क्लियर है बेटा? तो पूरे संविधान में इन्हीं 3 की चर्चा जरूर होती है। क्योंकि हम लोगों ने जो अपना संविधान बनाया है, इसमें 2 सरकारों का स्वरूप बनाया है, एक केंद्र की और एक राज्य की। तो जाहिर सी बात है हमारे संविधान में इन तीनों की चर्चा केंद्र के लिए भी की गई होगी और राज्य के लिए भी की गई होगी। बोल नहीं रहे? यानी केंद्र की सरकार में भी ये तीनों होगा और राज्य की सरकार में भी ये तीनों होगा। तो संविधान में ही लिखा गया है। इसकी बात लिखी गई है भाग 5 में और इसकी बात लिखी गई है भाग 6 में। अभी आना है जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग संविधान के भाग 5 में हैं। तो जाहिर सी बात है भाग 5 में है तो भाग 5 में कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका माने जुडिशरी, और विधायिका। ये कोई क्रम से नहीं मैंने लिखा है, माने ये तीनों पढ़ना, पहले कार्यपालिका है, फिर विधायिका है, फिर न्यायपालिका है। तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं बेटा। यानी केंद्र की कार्यपाल, अरे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केंद्र की कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, क्योंकि केंद्र की कार्यपालिका का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। तो उसको हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पे बेटा? विधायिका पे। और विधायिका को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? संसद कहते हैं, है ना? जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 7(9) में है और ये भाग 5 में ही है। क्लियर है बेटा? तो अब ये देखेंगे कि विधि बनाने की जो सिस्टम है, विधि बनाने का जो तरीका है, वो क्या है केंद्र के लिए। तो पहले विधि बनाने वालों को देखा जाए कि भाई कौन विधि बनाएंगे, फिर देखा जाएगा कि वो कैसे विधि बनाएंगे, यानी उन विधि बनाने की शक्ति क्या है, तरीका क्या है। बड़ा टॉपिक है, इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि संसद के सदन तो 2 हैं, हाउस तो 2 हैं, लेकिन सदन के जो अंग हैं वो 3 हैं, है ना बेटा? राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। अब ये कार्यपालिका के अधीन हम लोग बाय द वे पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति को। अब इन्हीं दोनों को पढ़ना होगा। तो शुरुआत किया जाए बेटा। ये तो शायद लिख ही लिया कि हमारे संसद के 3 अंग है, यहां तो शायद हो गया था। राष्ट्रपति, राज्यसभा, हाँ एक नोट बना ले बेटा, एक नोट बना के लिख लें। संविधान के प्रारंभ के समय संविधान के प्रारंभ के समय थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं ना बेटा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या 26 जनवरी 1950 से ही ये व्यवस्था है या उसके बाद से व्यवस्था हुई होगी? कुछ तो हुआ होगा ना बेटा, चाहे शुरू से होगी चाहे लास्ट से। तो उसी विषय में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। क्या लिखा आपने बेटा?
संविधान के प्रारंभ के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को उच्च सदन को, अपर हाउस को, उच्च सदन को राज्य परिषद उच्च सदन को क्या बेटा? राज्य परिषद। इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिखें स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं बेटा, वो हम लोग 1919 से 1909 से ही देखते आ रहे हैं, ये सब चल रहा है, तो उसको भी बनाए रखा गया। कहा गया तथा निम्न सदन को, लोअर हाउस को राज्य परिषद कहा गया। आगे बेटा, निम्न सदन को हाउस ऑफ पीपल यानी जनता की सभा, हाउस ऑफ पीपल अर्थात क्या बेटा? जनता की सभा कहा गया। क्लियर है? 1954 1954 में एक संशोधन के द्वारा इसे परिवर्तित किया गया। 1954 में एक संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया बेटा? परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया। हो गया बेटा? देखिए 1954 से एक दो करके बेटा नीचे से लिखिएगा, डैश करके। एक राज्य परिषद को, स्टेट काउंसिल को राज्यसभा, पॉइंट नंबर 2, जनता की सभा को यानी हाउस ऑफ पीपल को जनता की सभा को क्या कहा गया बेटा? लोकसभा। ठीक है? हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा को इंग्लिश में भी लोकसभा ही कहेंगे और राज्यसभा को इंग्लिश में भी राज्यसभा ही कहेंगे। ठीक है? आप देखते होंगे हर जगह उसको यही लिखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है बेटा? तो बारी बारी से देखो, राष्ट्रपति की चर्चा तो बाय द वे हो ही गई है, अब इन्हीं लोगों की चर्चा हम लोगों को करनी है। तो पहली हेडिंग बना लीजिए बेटा, राज्यसभा। ठीक है बेटा? अरे भाई, हमारे संविधान में अगर राज्यसभा का प्रावधान है तो किसी न किसी अनुच्छेद में लिखा होगा। भाई अपने मन से कोई पैदा हो नहीं गया होगा। तो राज्यसभा का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में है, 80 में है। तो पहले हेडिंग बना लीजिए राज्यसभा और उसी के आगे ब्रैकेट में आप जरूर लिख लें आर्टिकल 80। मैंने कुल मिला के ठेठ भाषा में कहें कि हमारे संविधान के 80वें नंबर पे लिखा हुआ है। नंबर ही है सब, आर्टिकल माने नंबर समझ लो। पहले नंबर पे है, कोई दूसरे नंबर पे है, कोई तीसरे नंबर पे, ऐसे 80वें नंबर पे लिखा गया है क्या बेटा? राज्यसभा। अब ये क्या होगी बेटा, क्या करेगी, कैसे चुने जाएंगे, कैसे हटेंगे, दुनिया भर की चीजें इनको पढ़ना है। इनकी पावर क्या है, इनकी शक्तियां क्या है, ये करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे, मैंने सब कुछ अब पढ़ना है, कुछ बाकी नहीं लगाना है। तो पहला तो ये बेटा कि जो राज्यसभा है इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, वो शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं, उच्च सदन कहते हैं। अब उच्च सदन के जो सदस्यों का निर्वाचन है, यानी जो चुना जाता है, वो सीधे नहीं चुना जाता।
यानी भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा नहीं होता तो किसी के द्वारा होता होगा। तो कुछ सलाह देंगे किसके द्वारा होता है? नहीं। पहली बात ध्यान से सुनो कि राज्यसभा को जनता की प्रतिनिधि नहीं माना जाता। जैसे आप देख रहे हैं हाउस ऑफ पीपुल नाम था ना पहले, तो क्या नाम दिया गया था? जनता की सभा। बाद में हम लोगों ने लोकसभा कह दिया। राज्यसभा को जनता का प्रतिनिधि नहीं माना जाता। राज्यसभा को अ, राज्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको बताऊं, अमेरिका में भी राज्यसभा जैसा एक सदन है ना, उच्च सदन, क्या नाम देते हैं उसको? सीनेट। तो अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन किया गया। समान प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि अमेरिका में राज्य चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जाहिर सी बात है हर राज्य की भौगोलिक संरचना एक जैसी नहीं है, लेकिन अमेरिका के हर राज्य को सीनेट के लिए 2 सदस्यता दी गई। माने ये छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, हर राज्य को उच्च सदन में कितनी जगह दी गई? 2। तो वहां क्या किया गया? समानता, सबको एक बराबर माना गया। भारत में हर राज्य को राज्यसभा में एक बराबर सीट दी गई? नहीं नहीं। अरे मुझे लगता है सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट अगर उत्तर प्रदेश में है तो आप समझ ही रहे होंगे कहाँ है। अरे हम लोग ज्यादा हैं तो जगह भी तो ज्यादा चाहिए ना भाई। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ समानता के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन हुआ है, यानी जितने लोग होंगे उसके अनुपात में हमारे प्रतिनिधि होंगे। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा परिचर्चा हो जाए फिर आगे लिखे। पैरा चेंज करके लिखो बेटा। हाँ लिखें, यूएसए में, पैरा चेंज करके बेटा, यूएसए में उच्च सदन अर्थात सेनेट यूएसए में उच्च सदन अर्थात सीनेट। आज ऑनलाइन वाले हमको लगता है गर्मी से परेशान हैं, रात भर लाइट नहीं रही होगी यही हो ही रहा है पूरे प्रदेश भर में। ठीक है चले। यूएसए में उच्च सदन अर्थात सीनेट में सदस्यों की संख्या का निर्धारण समानता के सिद्धांत पर किया गया। किस सिद्धांत पर बेटा? समानता के सिद्धांत के अनुसार किया गया। अर्थात प्रत्येक राज्य को उच्च सदन के लिए अर्थात प्रत्येक राज्य को उच्च सदन के लिए 2 स्थान प्रदान किए गए। उच्च सदन के लिए कितने बेटा? 2 स्थान प्रदान किए गए। जबकि भारत में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए जबकि भारत में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए समानता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। वरन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया।
अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। क्लियर है बेटा? इसी कारण भारत के अलग अलग राज्यों में, इसीलिए भारत के क्या बेटा, अलग अलग राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है बेटा? अलग अलग है। सहमत हैं? हमारे यहाँ हर राज्य को राज्यसभा की सीटें एक बराबर नहीं दी गई, और मुझे लगता है कि अगर जनसंख्या का आंकड़ा आपके पास हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वहां राज्यसभा की सीटें अधिक हैं, और जिस राज्य में जनसंख्या कम है वहां राज्यसभा की सीटें कम है। अब एक बात कि राज्यसभा की सीटें कम हो अथवा ज्यादा हो वो अलग इशू है। वो इशू मैंने रिजॉल्व कर दिया कि यहाँ समानता के नियम का पालन नहीं किया गया, यानी उच्च सदन को हम जनता का प्रतिनिधि न मान के राज्यों का प्रतिनिधि मानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हर राज्यों को एक बराबर नहीं मानते, क्योंकि अगर हर राज्यों को आप एक समान अधिकार देने के मूड में होते तो हर राज्य को राज्यसभा में एक समान सीट दिए होते। तो अमेरिका में तो हर राज्य को 2 सीट दी गई, यानी अमेरिका के प्रत्येक राज्य से 2 सेनेटर जाते हैं। कुल वहां पे 50 राज्य हैं, तो मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं वहां सेनेट में सदस्यों की संख्या 100 है। क्लियर है बेटा? अब हमारे यहाँ तो साहब बड़ी विचित्र स्थिति। कहा गया कि जो बड़ा राज्य उसकी औकात ज्यादा है, जो छोटा राज्य उसकी औकात कम। अब प्रकृति का न्याय कहता भी यही है कि वही ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं नहीं, हमारे राज्य चाहे छोटे हों और चाहे बड़े हों, सबको एक बराबर अधिकार है। और हमारे यहाँ कहा गया बिल्कुल नहीं, जो बड़े राज्य होंगे उनको ज्यादा अधिकार मिलेगा, जो छोटे राज्य होंगे उनको कम अधिकार मिलेगा, कम से कम राज्यसभा की सीटों के लिए। तो थोड़ा पैरा चेंज करके लिख ले बेटा। भारत में राज्यसभा जनता की नहीं वरन राज्यों की प्रतिनिधि मानी जाती है। जब आप राज्यों के प्रतिनिधि कहते हैं बेटा तो इसमें भी जनता होती है, बोल नहीं रहे हैं? ऐसा नहीं कि राज्य में भूत प्रेत रहते हैं, वो भी जनता होते हैं, लेकिन वो राज्य के हितों को ध्यान में रखते हैं एज अ ओवरऑल। और ये जनता के हितों की बात करते हैं तो शायद इंडिविजुअल जनता के हित की भी बात हो सकती है, लेकिन जब हम पूरे के पूरे समूह की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल की बात नहीं होती, एक की बात नहीं होती। अब ध्यान से सुनाए, कभी आपने सुना है लोकसभा में सीटों का आरक्षण होता है? यानी लोकसभा में जातियों के आधार पर आरक्षित सीटें भी होती हैं, सुना है कभी? हाँ नाम में जवाब देना है बेटा। नहीं सुना है? तो लोकसभा में सीटें आरक्षित होती हैं। कभी आपने ध्यान से न्यूज नहीं सुना होगा तो कहते हैं लोकसभा की आरक्षित सीट पे चुनाव हो रहा है। कभी समाचार आप सुनिएगा तो बताएंगे लोकसभा की आरक्षित सीट पे चुनाव हो रहा है। लोकसभा में सीटों का आरक्षण है जाति के आधार पर। उसमें परेशानी है कि चुनाव उस जाति का व्यक्ति ही लड़ेगा। जाति मतलब जिस श्रेणी में ओबीसी के लिए है तो ओबीसी, एससी एसटी के लिए है तो एससी एससी चुनाव लड़ेगा। वोट तो वही लोग देंगे, बोल नहीं रहे बेटा? अगर लोकसभा की आरक्षित सीट है एससी के लिए तो अब उस पर एससी की कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वही चुनाव लड़ेंगे। मतदाता नहीं खाली एससी वोट देंगे, मतदाता तो वही कॉमन होंगे, वोट देंगे। तो है बेटा, ध्यान रखना। क्यों है? हर चीज के बेटा सिद्धांत होते हैं ना, मनमर्जी नहीं कुछ होती। क्योंकि लोकसभा जनता की सभा है, पब्लिक की सभा है, इसलिए पब्लिक की जातियां होती हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण किया गया। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि है, तो राज्य की कोई जाति तो नहीं होती, ये होती है। बिहार किस जाति का है? अरे कोई नहीं बता सकता भाई उत्तर प्रदेश की जाति कौन है, कोई नहीं बता
जा सकता। इसीलिए राज्यसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है। राज्यसभा में किसी सीट का आरक्षण कैसे हो सकता है? ये तो तब होगा जब क्लियर हो जाए किसी राज्य की जाति क्या है। राज्य की जाति नहीं होती, व्यक्ति की जात होती है। क्लियर है बेटा? लिख ले। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का क्या बेटा? प्रतिनिधित्व करती है। हाँ लिखें। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी? प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी? इसका वर्णन संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। इसका वर्णन कहां बेटा? संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है बेटा, सतर्क रहिएगा। मुझे लगता है शायद इसी बार पूछा गया है, शायद इसी बार आपसे पूछ लिया गया। याद आ रहा है बेटा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? अभी 2023 की जो पीसीएस परीक्षा हुई इसी में पूछ लिया। तो किसमें है बेटा? चौथी अनुसूची में है। उसी में बताया कि फलाने राज्य में इतनी सीटें, ढमाके राज्य में इतनी सीटें। लिखें। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है बेटा? अस्थाई सदन है। परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना बेटा? 6 वर्ष। इसमें बच्चों का थोड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा, वो हम बता दें। जब हम लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करते हैं तो थोड़ा सा देखिए, अक्सर बच्चे यहां गलती कर देते हैं, आप मत करिएगा। जैसे हमारे यहाँ दो सदन है ना बेटा, एक कौन है बेटा? लोकसभा, बोल नहीं रहे हैं, और एक क्या है बेटा? राज्यसभा। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है और सदस्यों का कार्यकाल भी 5 ही वर्ष होता है। बोल नहीं रहे हैं। अब यही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। लोकसभा का गठन कितने दिनों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। और लोकसभा का जो एक सदस्य चुना जाता है एमपी, वो कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। यानी लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। इसी में जाके यहां गड़बड़ी कर देते हैं। यहां अगर तुलना करें, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। और बस यही गड़बड़ कर देते हैं कि राज्यसभा का भी कार्यकाल 6 वर्ष। तुलनात्मक करने में माहिर है ना हम, फटाक से तुलना कर लेते हैं कि चूंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, तो राज्यसभा का भी कार्यकाल 6 वर्ष। ना भैया, ना 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 ना, इसके कार्यकाल का वर्णन ही नहीं है संविधान में। यह एक अस्थाई सदन होगा, कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। एक बच्चा बड़ा अचरज में पड़ गया
कहा सर 6 साल के बाद जब ये लोग चले जाएंगे तो खाली तो हो ही जाएगा। अरे भैया, बस तब खाली होगी जब सारे पैसेंजर एक साथ बैठे और एक साथ उतरे। रास्ते भर पैसेंजर बैठते आ रहे हैं और रास्ते भर में उतरते जा रहे हैं, तो न तो बस एक साथ भरेगी, न ही बस एक साथ खाली होगी। वो हम लोग की कोचिंग वाली हालत है, न एक साथ शुरू होता है न एक साथ अंत होता है। बच्चे आते रहते हैं, हम चलते रहते हैं। तो एक चीज बताइए कि ये क्या मामला है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, न कि सदन का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। यहां क्या है बेटा? सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, सदन का भी कार्यकाल 5 वर्ष है। इससे उसकी तुलना मत करिएगा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। अस्थाई सदन जब बोला गया तो इसका क्या मतलब होता है? वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। तो ये कैसे होगा कि सारे सदस्य एक बार चुने ना जाएं और सारे सदस्य एक बार रिटायर ना हो तो अस्थाई हो जाएगा। तो कहा गया कि इसके 1/3 सदस्य, माने जितने भी सदस्य होंगे राज्यसभा के, उसकी 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निर्वाचित होंगे और कुछ 2 साल पहले जो हुए होंगे वो अवकाश ग्रहण करेंगे। तो 2-2 साल के डिफरेंस में इनका निर्वाचन होता है। तो जाहिर सी बात है 2-2 साल के डिफरेंस में इनकी विदाई भी होगी। इसलिए कभी एक साथ न चुने जाते हैं ये, न कभी एक साथ ये डिसॉल्व होते हैं। लिखिए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, लिखा बेटा, जो कभी भंग नहीं होती। जो कभी भंग नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष, इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उतने ही नए निर्वाचित होते हैं। प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उतने ही नए क्या होते हैं बेटा? निर्वाचित होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। ठीक है, अच्छा, अब हेडिंग बना लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के निर्वाचन, तो थोड़ा आप राय दे दीजिए तो फिर हम बात कर लेते हैं। या अगर गर्मी के मारे आप यही इरादा है कि नहीं खाली आप ही बोलिए, आज हम नहीं कुछ बोलने के इरादे में, तो अलग बात है। नहीं बेटा, मिलजुल के बात किया जाए तो अच्छा लगेगा। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं बेटा, तो गलती मत करिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, थैंक यू बेटा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं बेटा? विधानसभा माने कौन? एमएलए। जो राज्य विधानसभा होती है ये लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। क्लियर है बेटा? एक तो जवाब मिल गया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? हम और आप वोट नहीं देते। इसमें कौन वोटर होते हैं? विधायक जी लोग। तो विधायक जी लोग वोट देते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, कैसे वोट देते हैं? कैसे मतलब हाथ से देते हैं और कैसे देते हैं? नहीं, कैसे वोट देने का मतलब यह है कि इनके वोटिंग की प्रणाली क्या है, तो वही प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार वोट होता है। लिख लो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा जिनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं बेटा, एमएलए। लिख लो, आपको समझने में आसानी होगी। एमएलए राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। सहमत है बेटा? अब कॉमन सेंस का प्रयोग करना है बेटा। मैंने देखो, पढ़ाई तो होती ही है बेटा हर जगह, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आपका जो कॉमन सेंस है, माने चीजों को महसूस करने का, वो जरा समझिएगा। संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। जैसे हमारे यहाँ दो प्रकार की श्रेणियां हैं ना राज्यों की बेटा। एक को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य, और एक को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो अब है हमारी कौन सी बेटा, राज्यसभा। बोल नहीं रहे हैं, राज्यसभा है। तो राज्य तो चुनते हैं राज्यसभा को। अभी आपने पढ़ा कि एमएलए लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, तो यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में है। क्या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी राज्यसभा में है? काहे नहीं होगा बेटा? जो हम पूछ रहे हैं जवाब दीजिए। क्या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में नहीं होता? जल्दी बोलो। होता है। कैसे होता है? सहज बुद्धि से बताइए ना, इसीलिए मैंने कहा कॉमन सेंस का प्रयोग करिए। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं बेटा? विधान सभा के सदस्य, जिनको हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे मजेदार बात है कि जब एमएलए रहेंगे तब ना राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। बोल नहीं रहे? जहां एमएलए ही नहीं, जहां विधानसभा ही नहीं, वो कैसे चुनेंगे राज्यसभा के सदस्यों को? तो ध्यान रखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती ही नहीं है। ये होती है? नहीं होती। जब पढ़ चुके हैं आप, उसके बाद भी याद नहीं आ रहा है आपको, नहीं होती। तो केंद्र शासित प्रदेशों राज्यसभा के सदस्यों कैसे चुनेंगे भाई? अरे पहले वहां एमएलए तो हो। इसके अपवाद खाली दो ठो हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। जी बेटा, अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम तो इतना जरूर बता रहे हैं बेटा कि भैया केंद्र शासित कै ठो केंद्र शासित प्रदेश है आज की डेट में? 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, और राज्य पता नहीं कै ठो हैं? 28 हैं। चलो वेरी गुड, 28 राज्य हैं। तो जाहिर बात है 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। अरे राज्य है तो विधानसभा होगी, एमएलए वहां होंगे। उनकी संख्या कम हो चाहे ज्यादा हो, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वहां एमएलए तो होंगे। अब परेशानी ये है कि यहाँ हर जगह विधानसभा तो नहीं है ना। अपवाद तो खाली यहाँ दो ही है ना बेटा, एक दिल्ली, बोले बेटा, और एक पौंडीचेरी। और मुझे लगता है 8 ठो है ना, खाली दो ही थोड़ी हैं, तो अभी 6 ठो और होंगे।
बाकी कहीं भी कोई विधानसभा मुख्यमंत्री नहीं होते। सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री हैं, एक है पांडिचेरी, एक है दिल्ली। इसका मुख्यमंत्री बेचारा बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है, और इसका मुख्यमंत्री एक नंबर का नालायक टाइप का आदमी है ना, हरदम चीखता चिल्लाता रहता है। अरे भैया, पांडिचेरी 1962 से वहां मुख्यमंत्री होते हैं। 90 मैंने कहा था ना बेटा, यहां पे हुआ था 14वां संविधान संशोधन 1962 से, और यहां हुआ था कौन सा बेटा, सॉरी 69वां संविधान संशोधन 1992। तो इसका मतलब यह है, ये सब बेटा मैं लिखा चुका हूं, तो नोट्स लेके देख लेना। इसका मुख्यमंत्री तो 62 से है। कहीं आपने कभी सुना कि पांडिचेरी के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच में कुछ गहमा गहमी हुई हो? नहीं, इनका रोज पर डे नौटंकी इसकी। एक्चुअल में देखो, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होना, अति महत्वाकांक्षी होना, ये बड़ी बात है। आप आजमगढ़ के डीएम हो, आप इलाहाबाद के डीएम हो, आप कानपुर के डीएम हो, आप कहीं के डीएम हो, आप ये गलतफहमी ना पाल लें कि आप पूरे प्रदेश के डीएम हैं। आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप ये गलतफहमी ना पाल लें कि आप पूरे भारत के मुख्यमंत्री हो। और संविधान ने जिसको जितना अधिकार दिया है वो अपने अधिकारों के दायरे में रहे। संघ शासित क्षेत्रों में जब कहा गया कि उनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाएगा, यहाँ कोई मुख्यमंत्री और कोई एमएलए नहीं होंगे, तो नहीं होंगे, तो सोच समझ के कहा गया होगा ना। आखिर क्यों लिखा गया संविधान में ऐसा? जरूरत क्या थी लिखने की? अरे मेरे भाई, कोई जरूरत रही होगी तभी ना ऐसा लिखा गया होगा। और आप ये चाहते हैं कि सब कुछ बदल के हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। काहे बना दिया जाए भाई? आपको जितना अधिकार दिया गया है उतना अधिकार दे दिया गया। अब सारे अधिकार आप ही ले लोगे तो फिर तो ठीक नहीं है ना। या तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लो, और पूर्ण राज्य का दर्जा आप थोड़ी पाओगे। पूर्ण राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार चाहेगी तब न देगी, कि आपकी मर्जी से हो जाएगा। जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं कहते हैं हम राज्य हैं आज के बाद से। अच्छा, आपके कहने से राज्य हो जाओगे? जब तक संविधान नहीं अनुमति देगा आप नहीं हो सकते। 12, तो ध्यान रखना, दिल्ली में भी विधानसभा है। इधर देखो बेटा, विधानसभा दिल्ली में भी है और विधानसभा पांडिचेरी में भी है। वो संविधान संशोधन से हुआ बेटा, है ना। एक हुआ आपका 14वां संविधान संशोधन और एक हुआ 69वां संविधान संशोधन 69, है ना बेटा। तो विधानसभा तो बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी ये समझना है कि क्या इनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे, अरे सॉरी, राज्यसभा में इनको चुनने का अधिकार दिया गया है कि नहीं दिया गया? बात नहीं समझ पा रहे हो बेटा। समस्या ये है कि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि, अभी लिखा है ना, मैंने ये लिखा है कि राज्यसभा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की प्रतिनिधि है, नहीं ना। तो जब राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश कहां से कूद फांद मचाएंगे भाई? इनका कोई अधिकार नहीं हुआ। वो केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधि नहीं है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के लोग राज्यसभा के लोगों को नहीं चुनते। लेकिन अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके 2 जगह थोड़ा चेंज किया गया। एक 14वां संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी में, जहां विधानसभा बनाई गई अर्थात मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया, और 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली में यही सब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। ध्यान रखना, 1992 के पहले वे दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था। समझ पा रहे हैं? और पहले जो मुख्यमंत्री बने तो मुझे याद है, तो हमारा विद्यार्थी जीवन था, मैं काहे भूलूंगा, साहेब सिंह वर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। आप लोगों को नहीं याद होगा, मुझे याद है। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जब से देश गणतंत्र हो गया तभी से होने लगे, ना ना। दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो पद आया तो 1992 के बाद आया, उसके पहले कहाँ मुख्यमंत्री थे। और वहां मुख्यमंत्री कोई अनंत लोग थोड़े ही हुए, गिने चुने मुख्यमंत्री हुए हैं 92 से अब तक।
अरे साहब सिंह वर्मा हुए काफी दिन तक, उसके बाद शीला दीक्षित हुई, उसके बाद साहब कब्जा किए ही है आज तक। आप वाले वो शीश महल वाले, आजकल बड़ी चर्चा हो रही है उनके शीश महल की, है ना। तो ये है बेटा। तो अब ये समझना है क्या दिल्ली और पौंडीचेरी को भी राज्यसभा में चुनने का अधिकार है? तो ये दिया गया, चुनने का अधिकार दिया गया। और अधिकार दिया गया होगा तो चौथी अनुसूची में ये भी बताया गया होगा कि इनकी सीटें कैसे होंगी। बोल नहीं रहे? अरे पूरा दिल्ली पूरी राज्यसभा चुन लेगी क्या? तो कितने लोगों को चुनेंगे निर्धारित होगा, निर्धारित किया गया। राज्यसभा के लिए दिल्ली चुनेगी 3 लोगों को, 3 सीटें, और पौंडीचेरी को दिया गया 1 सीट। यानी कुल मिला के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 2, वो कितने लोगों को चुनेंगे बेटा? 4 लोग। क्लियर है? ये दिमाग में रखिएगा, पलट के पूछ लेंगे आपसे। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में कितने स्थान आरक्षित किए गए, अलग अलग भी पूछ लेगा। दिल्ली को कितने, पौंडीचेरी को कितने, लिखें। राज्यसभा के सीटों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, जो भी चाहे लिखें। राज्यसभा के क्या बेटा? सदस्यों की संख्या। तो संविधान क्या कह रहा है भैया कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ये है राज्यसभा, है ना बेटा। इसमें 2 चीजें पढ़ना होगा, कितनी हो सकती है, कितनी है। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? हो सकती है का मतलब, हाँ हाँ हाँ, जैसे हम कहें कि आप क्या हो सकते हैं और आप क्या हैं, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो आप आईएएस हो सकते हैं, बाकी अभी आप एक विद्यार्थी हैं। तो हो सकना एक अलग शब्द है और रियल ग्राउंड पे जो है वो अलग शब्द है। तो इसमें 2 चीजें हैं, हो सकती है, मे बी, कैन बी, और एक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो ये बताना है कि राज्यसभा में अधिक क्या हो सकते हैं, और ये बताना है कि राज्यसभा में आज की डेट में क्या है। इसको थोड़ा आंकड़ा देख लीजिएगा। कहा गया कि कितने हो सकते हैं? 250, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? इसको भी बांटा गया। कहा गया कि इसमें 250 में जो डिमार्केशन किया गया, वो कहा गया कि भैया इसमें 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। इसमें 250 में 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करेंगे बेटा? मनोनीत करेंगे। 250 में से 12 घटाओ, 238, अर्थात अधिकतम 238 का निर्वाचन होगा। तो ये क्या होंगे बेटा? मनोनीत होंगे, और ये क्या होंगे बेटा? निर्वाचित होंगे। क्लियर है? ध्यान रखना, अभी जो हमारे संविधान का प्रावधान है, कौन सा प्रावधान? अनुच्छेद 80। अरे 80 ही तो पढ़ रहे हो। अनुच्छेद 80 में यह कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। और यहां जो जो चीज लिखी जा रही है बेटा, वो अधिकतम ही लिखी जा रही है। अधिक से अधिक 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, और अधिक से अधिक 238 का निर्वाचन होगा। अब देखते हैं है कितना। तो अभी ये है बेटा आज की डेट में 245, वर्तमान स्थिति ये है। जाहिर सी बात है इसमें कुछ राष्ट्रपति मनोनीत किए होंगे, कर कितने सकते हैं? 12, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं। अब राष्ट्रपति ने कितना मनोनीत किया है, यह कंफर्म हो? अरे 12 अधिकतम है,
ये 12, वेरी गुड 12। तो अब जाहिर सी बात है कि ये अगर 238 हो जाएगा तब ये 250 हो जाएगा। तो संख्या कितनी होनी है? 245 होनी है ना। तो एक चीज बताओ कि ये 12 हो गया और ये संख्या 250 है नहीं, तो जो कमी हुई होगी यही हुई होगी, नहीं होगी तो फिर 250 नहीं हो जाता। तो निर्वाचित कितने हैं बेटा? वेरी गुड, 233। क्लियर है? यानी वर्तमान समय में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? 233 है। लेकिन एक मजेदार बात ये सारे राज्यों द्वारा निर्वाचित नहीं है। 233 निर्वाचित हैं, बोल नहीं रहो बेटा। ये तो मनोनीत हो गए और ये क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। लेकिन ये 233 जो निर्वाचित हैं ये दो जगहों से निर्वाचित हैं, एक राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से। अरे इसीलिए ने बताया भी थोड़ी देर पहले। तो एक क्या हो गया बेटा? राज्य, और एक क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले इनका क्लियर कर ले, 4 अभी देखा आपने। तो 233 में से 4 घटा लो, 229। तो तय हो गया। वर्तमान समय में राज्यों द्वारा राज्यसभा के 229 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए 4 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इनको भी अगर बांटेंगे तो 2 हो जाएगा, एक डी और एक पी। बोले उल्टा लिखे उल्टा, ठीक है। तो ये पौंडीचेरी और ये दिल्ली, इनको 4 में से जगह मिली कितनी बेटा? 1। और इनको 4 में से जगह मिली 1। बस यही डायग्राम बना लो, देख के ही रिवाइज हो जाएगा सब, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना बेटा। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख नहीं रहा है बेटा? लिख लेंगे ना, नहीं लिख पाएंगे तो पूछिएगा, हम बोल के बताएंगे। आज एग्जास्ट बहुत हो रहे हैं बेटा, मैंने एनर्जी लॉस ज्यादा हो रही है आज, गर्मी की वजह से जो भी हो। हो जाएगा तो बेटा बोलिएगा, आगे चलेंगे। देखो ये सब ऐसी चीजें हैं ना बेटा, सामान्य रूप से हर बच्चे को पता होते हैं, तो इसमें कुछ मुझे बड़ा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। हम लोग उन विषयों पे ज्यादा माथापच्ची करनी है जो थोड़ा टेक्निकल है, जहां समझना है ना। ये हर जगह लिखा हुआ है। हो गया बेटा? हम्म। तुम्हारा प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्या पूछ रहे? इतना बड़ा प्रश्न तो नहीं था बेटा, बड़ा क्लियर है। अरे 12 इधर हो गया, अभी लोकसभा पढ़े ही नहीं। अभी लोकसभा पढ़ लेने दे तो वहां भी क्लियर हो जाएगा। वहां 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अभी ये 2 वाला जो है ना बेटा, उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी सीटों का आरक्षण वगैरह किया गया है मनोनीत वाला, वो अनंत काल के लिए नहीं किया गया है। लेकिन ये लोग समय उसका बढ़ाते रहते हैं, जब चाहे वो खत्म कर देते। एंग्लो इंडियन वाली अवधारणा अब धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश हो रही है कि आंग्ल भारतीय सब, ये 2 जो है ना लोकसभा वाले, अभी पढ़ेंगे हम लोग। अरे अभी लोकसभा कहाँ है, अभी तो राज्यसभा पढ़ रहे हैं ना बेटा। अभी आप आगे पढ़ोगे लोकसभा,
लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो अभी तो चल रहा है, लेकिन आगे अब नहीं चलेगा। क्लियर है बेटा? अब इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, उसको ठीक कर लिया जाए। लिखें अगला, लोकसभा। छोटी छोटी चीजों को फिनिश कर लिया जाए, तो जहां डिबेट होगी, चर्चा होगी, वहां हम विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा, अगर लोकसभा है बेटा तो इसका अनुच्छेद होगा, आर्टिकल होगी। तो कौन सी होगी? 81। तो नंबर बड़ा बढ़िया है, 79, 80, 81 सब क्रम में ही है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। लिखे, पॉइंट बना बना के बेटा लिखेगा। यह निम्न सदन होगा। क्या होगा बेटा? लोअर हाउस होगा, निम्न सदन होगा। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष जनता द्वारा वयस्क मतदाता के आधार पर होगा। वयस्क मतदाता। क्लियर है बेटा? तो इसमें एक बेटा क्वेश्चन है जो खूब पूछा गया है आपसे, फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं है, तो 72 क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, लेकिन एक टीचर, एक अनुभवी होने के कारण हम लोग थोड़ा घेरना पड़ेगा किस इलाके पे ज्यादा फोकस करें। तो बार बार पूछा है कि मतदान की उम्र 21 से घटा के 18 कब की गई, किस संविधान संशोधन से, खूब पूछा गया है। तो आप भी लिख डालो, कल को याद रहेगा तो नोट बना के लिखो। 61वें संविधान संशोधन, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1989, 1989 में मतदान की उम्र फिर से बोल दे रहे हैं बेटा, 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मुझे लगता है आप सबको पता होगा कि इस समय जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है। अच्छा, 20 साल का, एक से एक महान बच्चे हैं। एक बार मैंने लिखा है कि मतदान की उम्र 21 से घटा के 18 कर दी गई। वो नालायक ये समझ बैठा कि खाली 18 साल वाले वोट देंगे। तो अगर ऐसी समझ ही लेके आए हैं बेटा, तो मेरे लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी। थोड़ा कॉमन से, ये न्यूनतम उम्र सीमा है, यानी पहले न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष थी, अभी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष कर दी गई, और ये कह दिया गया 18 वर्ष से अधिक तब तक वोट देते रहे जब तक आप मर न जाएं। क्लियर है? इसलिए कुछ लोग उठा उठा के भी जाते हैं। तो जब तक मर न जाए आप तब तक वोट दे सकते हैं। भैया इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हिस्ट्री लिखते हैं बेटा कि लोकसभा के जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है, क्या ये 1952 से ही है कि पहला चुनाव 1952 में हुआ, कि इधर हाल में कुछ 3-5 हुआ? तो थोड़ा सा बेटा लिखना पड़ेगा। और मुझे लगता है सरकार इस बार फिर तैयार है लोकसभा के सदस्यों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि सेंट्रल विस्टा जो बना है ना, उसमें बैठने की सीट बड़ी ज्यादा बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है सदस्यों की संख्या शायद बढ़ भी सकती है। थोड़ा एक नोट बना के बेटा, नोट क्या लिखो, ऐसे ही पॉइंट बना के लिखो। लिखें वर्तमान समय सॉरी
वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 है। कितना बेटा? 552 है। क्लियर है? अब ये कहानी कैसे कैसे बदली है, थोड़ा सा बेटा 2 लाइन जरूर लिखें, है ना? हाँ लिखें। प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। कामा कर लीजिए। 500 थी, 500 थी। 1987 में गोवा दमन दीव पुनर्गठन गोवा दमन दीव पुनर्गठन संशोधन के अनुसार सदस्य संख्या 525 की गई। ठीक है बेटा? तो जैसे जैसे कुछ बाद में देख रहे हैं सिक्किम वगैरह ये सब चीजें जैसे जैसे जुड़ी, तो अब सदस्य संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा। सिक्किम को हम लोगों ने राज्य का दर्जा दिया है, तो जाहिर सी बात धीरे धीरे धीरे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अचानक ये सब नहीं हुआ, यह शुरू से नहीं था। जैसे 500 था, फिर आपने देखा 525 हो गया, ऐसे करते करते हम आज तक पहुंचते हैं। ठीक है बेटा? लिखें। वर्तमान समय में इसकी संख्या 552 हो गई। वो पहली लाइन जो आपने लिखा है उसको फिर से लिख लीजिए। वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है बेटा? 552। वर्तमान समय में इनकी अधिकतम संख्या कितनी बेटा? 552 हो सकती है थोड़े ही। क्लियर है? नहीं है, नहीं बेटा, हो सकती है। अभी 545 है, तो थोड़ा वो भी देख लें, वैसे उसी हिसाब से इसको भी लिख लें। जैसे लोकसभा है ना बेटा, तो ऐसे लिख सकते हैं, हो सकती है, और इधर लिख लें है, तो क्लियर हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या वर्तमान समय में, सॉरी, 552 हो सकती, ये खूब पूछा गया आपसे, और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि काहे पूछा गया, इसमें क्या खास है। अरे कुछ स्पेशल हो तो पूछो, ये एक आंकड़ा है, तथ्य है, ये क्या पूछ रहे हैं आप? क्लियर है? तो साथ साथ चलते हैं बेटा। है कितनी? 545। अब चूंकि, क्या लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है कि नहीं है? अरे बेटा, जब ये जनता की प्रतिनिधि है तो जरूर होगी। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि थी, इसलिए नहीं था वहां। बोल नहीं रहे बेटा। क्योंकि लोकसभा, पहले ही मैंने बताया है कि ये जनता की प्रतिनिधि है, शुरू में ही चर्चा करते इसमें मैंने बता दिया। यहाँ लोकसभा, सॉरी, यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि दोनों में जनता रहती है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है कि राज्य भी होंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी होंगे। तो इनकी संख्या कितनी है बेटा? 530 अधिकतम हो सकती है, अधिकतम इतनी हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है, और अधिकतम 2 राष्ट्रपति
मनोनीत कर सकते हैं। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 552 हो जाएगा, हाँ या ना? अब देखें है कितना। तो पहला मामला तो यही गड़बड़ा गया कि 552 की जगह पे कितना हो गया बेटा? नहीं दिख रहा है बेटा? ये नोट कर लिया ना? केंद्र शासित प्रदेशों में 20, राज्यों में 530 और राष्ट्रपति द्वारा 2, ये सब मैक्सिमम संख्या, मैक्स है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसे कम रख सकते हैं आप। अब देखिए कम रखा कितना बेटा? 545। तो अब जाहिर सी बात है कि इनमें भी कहीं ना कहीं कमी होगी। तो पहले राष्ट्रपति वाला ही काम निपटा लेते हैं। क्या राष्ट्रपति 2 मनोनीत अधिकतम कर सकते हैं? आज भी 2 करते हैं। चलो भाई, बड़ा अच्छा है। तो अब कहीं ना कहीं तो घटा ही होगा। राज्यों से 530 हो सकते हैं, क्या 530 हैं? अच्छा पहले ये देखो संख्या कितनी कम है। टोटल 7 कम है, तो 7 तो कहीं ना कहीं घटेगा ही इसी में से। अब बांट बांट के घटेगा, इकट्ठे घटेगा, वो बात की बात है। तो मित्र आप गलत हैं, यहां आज की डेट में 530 पूरे हैं। क्लियर है? यानी राज्यों में आज की डेट में 530 का 530 है। अब तय हो गया कहां घटे होंगे। तो 20 की जगह पे कितने हो जाएंगे? हाँ, जाहिर सी बात है 13 नहीं होंगे तो फिर होगा कैसे, है ना? तो यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितने बेटा? 13। चलिए लिख लें। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का आरक्षण है। अब ब्रैकेट में वही लिख लीजिए तो आपके लिए बड़ी राहत होगी। आर्टिकल 330। ठीक है बेटा? अब कितना कितना है वो भी लिख लो, नीचे पॉइंट बना के लिखें। अनुसूचित जाति, डैश कर लीजिए सामने। अनुसूचित जाति के लिए डैश करके लिखें 84 स्थान आरक्षित है। ठीक ठाक है भैया, हल्के में न लें। और दूसरा अनुसूचित जनजाति नीचे, ठीक है बेटा? तो लोकसभा में कुल आरक्षित स्थान कितने हैं? कल को ये सब बवाल होना है आपके साथ। अभी 552 वाला बहुत हो गया है ना, अब यही सब बवाल होना है। जोड़ के बताइए। हाँ, दोनों मिला के जब ये पूछा जाए लोकसभा में कुल कितनी आरक्षित सीट है, तो दोनों मिला के ना होगा बेटा, कितना हो जाएगा? अरे मुझे कहाँ देख रहे हो, जोड़ो भैया, सामने ही है, गणित का मामला है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ? अनुसूचित जनजाति नहीं बोल रहे हैं? लिख लो लिख लो। अनुसूचित जनजाति, सॉरी वेरी सॉरी, अनुसूचित जनजाति के लिए बेटा 47 स्थान। तभी घबरा रहे थे बच्चे कि क्या जोड़े, है ना? अनुसूचित जनजाति के लिए कितना बेटा? ऊपर वाला एससी, नीचे वाला एसटी, है ना, जो ज्यादा आप प्रचलित पहचानते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए 47। अब बता सकते हैं। हाँ, वही बड़ा संकोच में थे, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, जोड़ ही नहीं पा रहे हैं क्या। लिखें वर्तमान समय में लोकसभा में कुल आरक्षित स्थान 131।
ठीक है बेटा। 131। अब कल को पूछेगा ना तो मैं नहीं जानता, आप भी समझिएगा लोकसभा में अनारक्षित स्थान कितने हैं। हाँ, तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने एक बता दिया, काउंटर पार्ट आप समझते रहिएगा। आगे लिखें, पॉइंट चेंज कर, पॉइंट बनाइए बेटा। 126वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार 126वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 के अनुसार एससी व एसटी के, वही जो ऊपर आपने लिखा है के, आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। कहां तक बढ़ा दिया गया बेटा? 2030 तक बढ़ा दिया गया। जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के स्थानों का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया गया। माने अब ये फर्दर नहीं रहेंगे बेटा, अब इसको खत्म करे सरकार, नहीं रहेगा। अब फर्दर क्या होगा, सरकार एक संशोधन तो हो ही गया है, बस अगला जो चुनाव आपका होने जा रहा है, मुझे लगता है कि 2024 वाला, अब इसमें आरक्षण नहीं देंगे, कुछ सदस्य संख्या में परिवर्तन आपको दिखेगा। ठीक है बेटा, चुनाव हो जाने दीजिए तब हम बात करेंगे। एक्चुअल में इनका जो आरक्षण होता है ना बेटा, वो अनंत काल के लिए नहीं है, इसको हम लोग बढ़ाते रहते हैं। अभी 2030 आ गया ना, यानी 2030 तक SC/SC का आरक्षण है। अब 2030 में फिर कोई संशोधन आ जाएगा और फिर इसे आगे बढ़ा देंगे, जबकि अम्बेडकर जी का कहना था नहीं, 10 साल। हाँ, उन्होंने कहा था कि जो भी आरक्षण देना है 10 साल तक दीजिए, संविधान। अब यहां कोई बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं करते कि बाबा साहब ने कहा, नहीं, यहां बाबा साहब क्या कहे ये कोई नहीं सुनता। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष से अधिक तक आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि ये इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर इनको परमानेंट बैसाखी चाहिए। इनको लड़ने दीजिए, जूझने दीजिए, संघर्ष की 10 साल इनको सहारा दीजिए ताकि ये मजबूत हो जाए। और हमारी स्थिति ये बनी कि अब हमारी हैसियत ही नहीं है कि वो बैसाखी हटा लें, कहाँ हटा पाए, और हर सरकार की राजनीतिक मजबूरी है, उसे आगे 10 साल बढ़ाना है क्योंकि वोट लेना। बढ़ ही रहा है, 2030 तक तो देख ही रहे हो आप, बढ़ी के आगे 2030 में कौन माई कलाल है जो नहीं बढ़ाएगा, और जो नहीं बढ़ाएगा ना वो सरकार में नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। एक लास्ट लाइन लिखो बेटा, समाप्त करते हैं। लिखें, लोकसभा का कार्यकाल तथा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, दोनों का, लोकसभा का तथा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना बेटा? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इनके कार्यकाल की गणना इनके कार्यकाल की गणना इनके प्रथम अधिवेशन से की जाती है। इनके कार्यकाल की गणना कब बेटा? इनके प्रथम अधिवेशन से की जाती है। मतलब थोड़ा मतलब भी बताते चलो ना बेटा। मतलब यह है बेटा कि लोकसभा का चुनाव चाहे जब हुआ हो, चुनाव का सर्टिफिकेट चाहे जब मिला हो, उसके कार्यकाल की गणना यानी 5 साल का समय गिना जाएगा उस दिन से जिस दिन से लोकसभा की पहली बैठक हो जाएगी।
तो जैसे ही पहली बैठक होगी वैसे कार्यकाल की गणना शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि चुनाव हो गया तो पहली वाली बैठक जो पिछले सरकार की थी और इस सरकार की जो बैठक होगी उसके बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात 2-4 महीना ज्यादा तो हो ही जाता है बैठक में। जैसे 2-4 महीने पहले चुनाव हो गया ताकि अगली बैठक में 6 माह से अधिक अंतराल ना हो, तो फिर जैसे अगली बैठक शुरू होगी बस वही नोट कर लिया जाएगा तारीख, और अब उस तारीख से 5 साल की गणना हो जाएगी। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। तो आज यहीं तक बेटा, कल मिलते हैं, बात करते हैं। थैंक यू बेटा।